इंग्लिश ग्रामर वर्ब्स पार्ट 1। इसके अंतर्गत हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इस वर्ब को शुरू करते हैं। वर्ब का परिभाषा आपको इस प्रकार है: जो शब्द वाक्यों में होना, रखना या कार्य का बोध कराए वर्ब कहलाता है। तो जो शब्द आपको वाक्यों में कार्य का बोध कराएं वर्ब कराते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं: जो शब्द वाक्य में कार्य का होना बोध कराए, कार्य का बोध कराए, उसे वर्ब कहते हैं। तो ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। यहाँ ये है कि आपको ए वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। इसका ये मतलब एक शब्द जो कि आपको सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कह रहा है। कोई शब्द जो कि किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब कुछ कह रहा हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए वर्ब का वर्गीकरण। यहाँ मुख्यतः वर्ब को मुख्यतः दो भागों में आपको बांटा गया। पहला होता है मेन वर्ब। पहला आपके यहाँ देखिए मेन वर्ब में, और दूसरा आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में बांटा गया। तो वर्ब को आपको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला आपको मेन वर्ब के रूप में और दूसरा आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो पहले आपको मेन वर्ब के रूप में और फिर दूसरा आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको बांटा गया है। तो आइए हम इसमें तो मेन वर्ब को भी आपको कई भागों में आपको बांटा गया है। तो मेन वर्ब जो आपको है उनको भी कई भागों में बांटा गया। तो आपको सबसे वर्ब को दो भागों में बांटा गया। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं एक्जिलरी वर्ब बोलते हैं। तो आपको देखिए मेन वर्ब को कई भागों में बांटा गया। तो मेन वर्ब को पहले आपको इंट्रांजिटिव वर्ब में बांटा गया, फिर आपको ट्रांजिटिव वर्ब में बांटा गया। तो मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। पहले आपको इंट्रांजिटिव मेन वर्ब और दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ देखिए आपको ट्रांजिटिव को भी दो भागों में बांटा गया। ट्रांजिटिव वर्ब को दो भागों में बांटा, जिसमें पहला आपका मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा आपको यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव। अब इसके बाद चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। तो पहला आपको हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और दूसरा आपको हो गया मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि काइंड्स और वर्ब्स देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब्स देखिए यहाँ पर। क्योंकि काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के प्रकार। यहाँ पर देखिए वर्ब्स आर टू काइंड्स। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स या मेन वर्ब्स एक ही बात है। तो प्रिंसिपल वर्ब्स को ही हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स बोलते हैं। दूसरा आपको होता है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब आपको यहाँ पर है। अब देखिए मेन वर्ब में यहाँ पर हम देखते हैं A principal verb is the verb that can express an action or a fact all by itself without the help of any other verb। एक मुख्य क्रिया वह क्रिया होती है जो कि किसी कार्य को अभिव्यक्त करता है, किसी कार्य को दर्शाता है, या एक तत्व को दर्शाता है बिना किसी अन्य वर्ब की सहायता के द्वारा स्वयं से किसी तथ्य को दर्शाता है, किसी कार्य को दर्शाता है। तो उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया कहते हैं। वह वर्ब जो अन्य वर्ब की सहायता के बगैर किसी कार्य अथवा तत्व को स्वयं व्यक्त कर सके, उसे मेन वर्ब कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए राजेश प्लेज हॉकी, गीता रीड्स हर बुक, द पोस्टमैन ब्राउट मी ए लेटर, हाउ डू यू फील। इस वाक्य में आप जो देख रहे हैं प्लेज देख रहे हैं, उसके बाद रीड्स देख रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउट देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हाउ डू यू फील। आपको यहाँ जो फील देख रही है सभी आपको मेन वर्ब्स के अंतर्गत आपको आते हैं। ये सभी आपको मेन वर्ब, मतलब यहाँ पर प्ले, रीड और प्रेज, रीड और अब ब्राउट जो हो गया आपको मेन वर्ब। अब आते हैं आप दूसरा आपको एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग। देखिए एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट वर्ब भी बोल सकते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब भी आपको बोल सकते हैं। तो एन एक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब, एन एक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प्स ए प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म etc। तो आपको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करता है। ये एन एक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब दैट हेल्प्स ए प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म इट्स टेंस, मूड और वॉइस etc। तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया का टेंस, अवस्था और उसके वॉइस को बनाने में, वाच्य को बनाने
सहायता करती है उसे ही हम आपको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए वॉइस मतलब आपको बोले उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। साधारण वाक्यों में वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। देखिए साधारण वाक्य जो आपको तो उसमें जो वर्ब होता है मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वह मेन वर्ब से पहले आती है। वास्तव में ये वर्ब मेन वर्ब के टेंस के काल मोड कार्यविधि यहाँ देखिए चूँकि आपकी वास्तव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको मेन वर्ब के टेंस मतलब टेंस मतलब काल हिंदी में बोले तो मोड मतलब कार्यविधि या वॉइस मतलब वाच आदि को बदलने का प्रयोग की जाती है। अगर आप देखिए ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आपको जो आपको मेन वर्ब के टेंस मतलब काल उसका जो मोड कार्यविधि और वॉइस मतलब वाच को बदलने आदि को बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको मेन वर्ब की जो अवस्थाएं होती है उसको बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। मोटे तौर पर हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके आगे यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि सी इज एक मिनट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग वह एक गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम हैज़ डन हिज होमवर्क। राम ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आई सर हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उपरोक्त वाक्य में देखिए ईज आपको हो गया, ईज हो गया, हैज हो गया, एच एस हैज हो गया। फिर आपको मे आपको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एम ए वाई मे हो गया, उसका सेल हो गया। ये सभी आपको हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब देखिए सम कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब इस प्रकार भी आपको कुछ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब आपको यहाँ पर नीचे दिया गया जिसको आपको याद कर लेना है। तो पहला आपको बी हो गया, दूसरा आपको हैव हो गया, तीसरा डू हो गया, चौथा आपको कैन हो गया, पांचवा में आपको मे हो गया, पांचवा में आपको मे हो गया, छठा मस्ट हो गया, सातवां नीड हो गया, आठवां यूज टू हो गया, यूज टू हो गया, नौवां में आपको विल हो गया, 10वां में आपको सेल हो गया और 11वां आपको आउट टू हो गया और 12वां में आपको डेयर हो गया। ये सभी आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सम हेल्पिंग वर्ब्स आपको हैं। अब यहाँ देखिए काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स को देखिए काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स। तो काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब तो पहला आपको यहाँ पर काइंड्स हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा आपको हो गया डिफेक्टिव वर्ब और चौथा हो गया इनकम्प्लीट वर्ब हो गया। तो मतलब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वर्ब्स को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रिंसिपल वर्ब को 4 भागों में बांटा, जैसे पहला आपको ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा आपको इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा आपको डिफेक्टिव वर्ब और चौथा आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट वर्ब आपको हो गया। अब सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब तो ट्रांजिटिव ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। देखिए ए वर्ब यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब का हम बोलेंगे ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब यहाँ पर आपको बताया गया है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसी वर्ब को बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हम वैसी वर्ब्स को बोलते हैं। ए वर्ब यहाँ पे आपको है ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग इसका ये मतलब ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसको अपनी सेंटेंस अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद इस स्वयं के बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो एक ऐसी क्रिया जिसका खुद को स्वयं का अर्थ पूरा करने के लिए, स्वयं का अर्थ बनाने के लिए अपने बाद स्वयं के बाद एक क्रिया की एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब देखिए ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन। देखिए एक ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं हैं दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट होता है। एक ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं हैं जो कि denotes an action which passes over from the doer और सब्जेक्ट passes over from the doer। देखिए एक ट्रांजिटिव वर्ब वो क्रिया होती वो वर्ब होती है जो कि आपको कर्ता के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको दर्शाता है और सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट और आपको कर्ता से आपको जो ऑब्जेक्ट पे काम कर्ता के द्वारा जो ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है उसको दर्शाता है। इसके साथ आने वाले कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। मतलब इस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आने वाले कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे
देखिए हम देखिए आपको वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हमने उसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, यहाँ जो आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है आपको है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो आपको होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है, देखिए जो वर्ब आपको एक ऑब्जेक्ट लेती है उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि ही बिट्रेड यू, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको धोखा, बिट्रेड मतलब धोखा देना, ही बिट्रेड यू। राम एडमायर्स यू, राम आपकी प्रशंसा करता है। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। दिस द बुक किक्स द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय किक्स द फुटबॉल का मतलब हो गया लड़का फुटबॉल को मारता है, फुटबॉल में पैर मारता है या फुटबॉल को मारता है, किक मारता है। अब एक उपरोक्त सेंटेंस में देखिए, उपरोक्त सेंटेंस आपको बिट्रेड आपको होता है धोखा देना। एडमायर हो गया, एडमायर प्रशंसा करना, एडमायर्स आपको हो गया। उसका देखिए रीड हो गया पढ़ना, उसका देखिए किक्स मतलब रातों से मारना जो होता है। आपको ये सब ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब आपको मोनो ट्रांजिटिव मतलब वो होता है कि जो ऐसा वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेता है उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए जो वर्ब अब इसको देखिए दूसरा आपके यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा प्रकार आपको होता है डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है, जो वर्ब अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है उसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि देखिए आई प्रेजेंटेड हर ए गोल्डन वॉच, आई प्रेजेंटेड हर ए गोल्डन वॉच, इसका ये मतलब हो गया मैंने उसे एक सुनहरा घड़ी भेंट किया, मतलब उसको उपहार में दिया। इन वाक्यों में देखिए प्रेजेंटेड जो आप देख रहे हैं वो आपको डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब डायरेक्ट प्रेजेंटेड के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तथा एक गोल्डन वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक गोल्डन वॉच जो आपको होगा वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए एक गोल्डन वॉच जो आपको वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर जो है वो आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ब देखिए, कुछ वर्ब हैं जो मोनो और डायरेक्ट ट्रांजिटिव दोनों तरह से प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि मोनो और डायरेक्ट ट्रांजिटिव दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए आई टोल्ड ए स्टोरी, मैंने उसे एक कहानी सुनाया। देखिए यहाँ पर टोल्ड एक अभी जो आप देखें टोल्ड वो एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि टोल्ड के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको ऑब्जेक्ट आया वो है स्टोरी का। और अब यहाँ देखिए आई टोल्ड हर ए स्टोरी, मैंने उसे एक कहानी सुनाया, यहाँ जब आप देख रहे हैं टोल्ड, इस टोल्ड के बाद यहाँ पर आपको हर पहला ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोरी हो गया, ए स्टोरी आपको हो गया। तो यह इस अवस्था में जो टोल्ड है वो आपको डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब आपको हो गया। तो जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो वे पर्सन एवं थिंग के रूप में होंगे। देखिए किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो वे पर्सन एवं थिंग के रूप में, किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक पर्सन होगा तो एक थिंग होगा, मतलब एक वस्तु के रूप में होगा। पर्सन हमेशा इनडायरेक्ट तथा थिंग हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस पे ध्यान दें, पर्सन जो होगा मतलब व्यक्ति जो होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा, काफ़ी बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, थिंग जो होगा वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यू सब्जेक्ट के यू जो आपको यहाँ देख रहे हैं यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग होता है। यू जो आपको यहाँ देख रहे हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए जब आपको कोई दो ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको पर्सन होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है, थिंग होता है। जो व्यक्ति पर्सन जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पर्सन जो आपको होता है वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और थिंग जो होता है वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित ऐसी वर्ब जो मोनो एवं डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकती है, तो उसको यहाँ पर आपको याद कर लेना है आपको स्पष्ट तरीका से। यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब्स आपको हैं, यहाँ पर आपको है जो कि आपको मोनो और डायरेक्ट ट्रांजिटिव दोनों तरह का प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित ऐसी वर्ब है जो मोनो तथा डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकती है। आप देखिए आपको अपॉइंट हो गया, जैसे कि अपॉइंट हो गया, आक्स हो गया, अपॉइंट APPOINT अपॉइंट, आक्स, ब्रिंग, बाय, काउज, चूज, CHOOS चूज, कुक, deny, do, elect, envy, fetch, FETCH fetch, get, give, had, HAD leave, LEAVE lend, lend, make, offer, order, order, pass, pay, present, 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 promise, promise, reach, read, save और sell आपको send, सो सो उसका स्पेयर, स्ट्राइक, स्ट्राइक, टैक, टीच, टेल और आपको TH और थ्रो और उसका WISH विश और यहाँ पर राइट ETC। ये जितने भी वर्ब आप देखें वो सभी आपको मोनो और डायरेक्ट ट्रांजिटिव दोनों प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। तो आपको पहले एक बार फिर से इसको देखते हैं। अपॉइंट हो गया, आक्स हो गया, ब्रिंग हो गया, बाय हो गया, काउज हो गया, CAUSE काउज हो गया,
चूज हो गया CHOOS, चूज हो गया, कुक हो गया, सीरो के कुक हो गया, डिनाई हो गया, DENY डिनाई हो गया, डू हो गया, इलेक्ट हो गया, ELECT इलेक्ट हो गया, एनवी हो गया, एनवी हो गया, FETCH फेच हो गया, फेच हो गया, गेट आपको हो गया, गिव हो गया, हैड हो गया, लीव हो गया, लैंड हो गया, मैक हो गया, ऑफर हो गया, ऑर्डर हो गया, पास हो गया, पे हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया, रिच हो गया, REACH रिच हो गया, आपका रीड READ हो गया, सेल हो गया, SEN डिसेंड हो गया, SHO शो हो गया, SPARE हो गया, SPARE हो गया, स्ट्राइक STRIK स्ट्राइक हो गया, TAK टैक हो गया, TEAC स्टिच हो गया, TE टेल हो गया, और THRW थ्रो हो गया, WIS विच हो गया, और राइट WRIT राइट आपके यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे है, आगे आपके यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब आपको देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, इट्स मैक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी वर्ब जो कि अपने मीनिंग को, अपने सेंस को पूरा करने के लिए उसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस देता है, तो उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे ही हम इसका परिभाषा बोल सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। मतलब इंट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आना, बाद में अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेना, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेना, लेकिन ट्रांजिटिव का मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना। तो आपको एन इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। देखिए एक इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती, ऐसी क्रियाएं होती है जो कि आपको कार्य को सब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचने देती है, और नहीं पहुंचने देती है आपको। देखिए बर्ड्स फ्लाई मतलब चिड़ियाँ उड़ती है, रिवर्स फ्लो आपको नदियाँ बहती है, ही सेट डाउन वह बैठा हुआ है, तो ही सेट राम इज कमिंग राम आ रहा है। उपरोक्त सेंटेंस में देखिए फ्लाई फ्लो, फ्लाई FLY फ्लाई, फ्लो FLO फ्लो, और यहाँ पर देखिए SAT सेट, उसका कमिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। सॉरी यहाँ पर आपको क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, चूँकि यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहना गलत होगा, बल्कि यह कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि वर्ब का ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली प्रयोग हुआ है, ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको इंट्रांजिटिव वर्ब आपको अगर रिवर्स फ्लो नदियाँ बहती है, तो आपको यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं फ्लाई जो आपको हो गया, फ्लो जो हो गया, सेट डाउन हो गया, और आपको कमिंग जो आपको, वो सभी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब आपके यहाँ पर हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए समान रूप द बॉय रैन ए रेस, एक लड़का जो है वो आपको रेस तो दौड़ा। अब इसी देखिए आपको जो कि रन जो यहाँ पर देख रहे हैं RN, वो आपके यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, इसी ट्रांजिटिव वर्ब आपको इंट्रांजिटिव यहाँ बन गया, द बॉय रैन आपको हो गया। द प्यून इज देखिए, द प्यून इज रिंगिंग बेल, द प्यून इज रिंगिंग बेल होगा, मतलब चपरासी घंटी बजा रही है, चपरासी घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है, तो यहाँ पर रिंगिंग जो आपको देखिए एक ही जो आपको रिंगिंग है वो आपको ट्रांजिटिव, इसमें आपको ट्रांजिटिव बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और यहाँ इसमें आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। माने कि मतलब कि कोई भी जो वर्ब होता है वो अपने यूज़ के अनुसार इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव होता है। अब द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने कार बस को रोक दिया। अब द बस स्टॉप्ड सडनली, बस अचानक से रुक गई। आपको यहाँ पर स्टॉप वन साइड, एक साइड में देखिए स्टॉप जो है वो आपको ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, दूसरा साइड में आप स्टॉप आपको इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मतलब अपने यूज़ के आधार पर जो वर्ब होते हैं वो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। अब देखिए आई फील ए सेवियर पेन इन माई एब्डोमेन, मैं अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता हूँ, या मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ आई फील जो आप यहाँ पर देख रहे हो आपको ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और हाउ डू यू फील, यहाँ पर जो हाउ डू यू फील देख रहे हैं, ये जो फील यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, इस बारे में आपको ये इंट्रांजिटिव हो गया। द डंकी किक्स द बेबी, डंकी ने बच्चे को लात मारा, डंकी ने बच्चे को, डंकी बच्चे मतलब गधा बच्चे को लात मारता है। अब देखिए यहाँ पर द बुफेलो नेवर किक्स, द बुफेलो नेवर किक्स मतलब भैंस जो होती है वो कभी लात नहीं मारती है, तो भैंस जो होता है वो कभी लात नहीं मारती है। अब आगे चलते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कुछ वर्ब का प्रयोग आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में होता है। बात
से कुछ वर्ब का प्रयोग आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में होता है, वो अपने वाक्य के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार अपने आप को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बनाता है। अब देखिए जैसे कि आपको हो गया कम हो गया, कम मतलब आना हो गया, COM कम हो गया, गो हो गया, फॉल हो गया, FIT फॉल हो गया, गिरना, DI डाई मतलब मरना हो गया, SLWP स्लीप हो गया, LI लाई हो गया, इट झूठ है, इट इज़ ऐसी वर्ब जिनका कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। कुछ ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग कभी आपको ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है, जैसे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ETC ऐसी वर्ब है जिनका कभी भी आपको ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, मतलब कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ETC ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब इसमें आपको एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है, आइडेंटिफाई द वर्ब्स। देखिए एक्सरसाइज जो भी आपको है वो हम बाद में करेंगे। देखिए आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग, राइट T फॉर ट्रांजिटिव एंड इन फॉर आई एंड इन फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब, हम बाद में देखेंगे। पर आपको आते हैं डिफेक्टिव वर्ब को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि डिफेक्टिव वर्ब आपको यहाँ पर देखिए क्या होता है। देखिए डिफेक्टिव वर्ब आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ए डिफेक्टिव वर्ब इज द वर्ब दैट कैन नॉट बी यूज इन ऑल टेंस एंड मूड ETC। एक डिफेक्टिव वर्ब वह वर्ब होती है जो कि ए डिफेक्टिव वर्ब दैट कैन नॉट बी, ए डिफेक्टिव वर्ब इज द वर्ब दैट कैन नॉट बी यूज इन ऑल टेंस एंड मूड ETC। एक डिफेक्टिव वर्ब वह वर्ब होते हैं जो कि सभी टेंस, सभी काल और सभी अवस्थाओं में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी वर्ब जो अन्य वर्ब की तरह सभी टेंस और मूड में प्रयोग नहीं हो सकती है, उसी को हम डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। ये दोनों तरह की हो सकती है, मतलब ये दोनों तरह की हो सकती है, मतलब कि डिफेक्टिव वर्ब जो आपको तो आपको ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी आपको हो सकती है। अब देखिए कुछ डिफेक्टिव वर्ब को यहाँ पर दिखाया गया है। सम डिफेक्टिव वर्ब्स यहाँ पर देखिएगा, विल हो गया, विल शैल कैन मे मस्ट नीड डेयर आउट टू और यूज टू। तो विल शैल कैन मे मस्ट नीड अ डेयर DAR डेयर हो गया, आउट हो गया OUGST आउट, टू हो गया TO2 और यूज टू USED यूज टू। ये सभी जितने आपको देखेंगे वे सभी आपको सम डिफेक्टिव वर्ब्स हो गया, कुछ डिफेक्टिव वर्ब आपको हो गया। अब देखिए उसके बाद देखिए आगे इनकम्प्लीट वर्ब को देखते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए एन इनकम्प्लीट वर्ब इज द वर्ब दैट नीड सम वर्ड्स और नीड सम वर्ड और वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स प्रेडिकेट। इनकम्प्लीट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने शब्दों को पूरा करने के लिए टू कंप्लीट इट्स प्रेडिकेट, मतलब अपने प्रेडिकेट को पूरा करने के कोई शब्द या शब्दों का समूह लेता है। एक इनकम्प्लीट वर्ब उसे कहते हैं जो अपने प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए शब्द या शब्दों का समूह की आवश्यकता होती है, या शब्द या समूह की आवश्यकता को जरूरत लेती है, मदद लेती है, उसी को हम इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। एंड इनकम्प्लीट वर्ब इज द वर्ब दैट नीड सम वर्ड्स और टू कंप्लीट इट्स प्रेडिकेट। कोई जो वर्ब अपने प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए किसी शब्द या शब्द समूह की सहायता लेता है, उसी को हम इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जिन्हें प्रेडिकेट को पूरा करने के किसी दूसरे शब्द या शब्दों की जरूरत पड़े, उसे हम इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। ये दोनों तरह की वर्ब मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है। तो ऐसी वर्ब जो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों प्रकार की होती है, जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है, अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है। इन्हें अर्थ पूरा करने के अन्य वर्ड्स की सहायता मदद लेनी पड़ती है, इसी कारण इन्हें इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। जैसे कि वी इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, हमने उसे सेक्रेटरी चुना है, हम लोगों ने उसे सेक्रेटरी चुना है। तो द कैट बिकम मैड, बिल्ली पागल हो गई। क्वीनिन टेस्ट बिटर, द पुलिस फाउंड हिम गिल्टी, पुलिस ने उसे दोषी पाया है। अब यहाँ देखिए चूंकि उपरोक्त वाक्यूम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त वाक्यूम आपको यहाँ पर आपको इलेक्टेड, उपरोक्त वाक्यों आपको इलेक्टेड, बिकेम और टेस्टेड और आपको फाउंड इनकम्प्लीट वर्ब हो गया, इनकम्प्लीट वर्ब हो गया। ऐसी वर्ब का अर्थ पूरा करने के जो शब्द उनके बाद लगाए जाते हैं उन्हें इनकम्प्लीट या उसे आपको कम्प्लीमेंट मतलब या पूरक कहते हैं। देखिए ऐसी वर्ब का अर्थ पूरा करने के जो शब्द उनके बाद लगाए जाते हैं वे उनके कम्प्लीमेंट अर्थात पूरक कहलाते हैं। कम्प्लीमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो पहले यहाँ पर सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट को समझते हैं। देखिए
जो कम्प्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट का वर्णन को उसी सब्जेक्ट की कम्प्लीमेंट कहते हैं। जो कम्प्लीमेंट वाक्य के सब्जेक्ट का वर्णन कर उसे सब्जेक्ट की कम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द वाटर इज कॉल्ड, राम इज ए टीचर, सीता लुक्स हैप्पी, सरला इज एक्टिव। यहाँ देखिए अपीयर, यहाँ देखिए आपको क्या अपीयर, बिकम, कम, फील, देखिए अपीयर, बिकम, कम, फील, गेट, गो, ग्रो, लुक, रिमेन, रन, सीम, टेस्ट, स्मेल और टर्न आदि सभी इनकम्प्लीट वर्ब है। जैसे कि अपीयर हो गया, बिकम हो गया, कम हो गया, फील हो गया, गेट हो गया, गो हो गया, ग्रो हो गया, लुक हो गया, रिमेन हो गया, रन हो गया, सिम हो गया, टेस्ट हो गया, स्मॉल हो गया, स्मेल हो गया, स्मेल हो गया, TUR आदि जो आदि सभी आपको इनकम्प्लीट वर्ब हैं। इनकम्प्लीट वर्ब के अंतर्गत ये सभी आपको आते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो कम्प्लीमेंट वाक्य ऑब्जेक्ट का वर्णन करे, तो जो कम्प्लीमेंट वाक्य ऑब्जेक्ट का वर्णन करे उसे हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। आई अपॉइंटेड राम माई सेक्रेटरी, मैंने राम को अपना सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। देखिए हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम श्याम, उसके पिताजी ने उसका नाम श्याम रखा है। यू मेक मी परफेक्ट, तुम मुझे पूर्ण बनाओगे, तुमने मुझे पूर्ण बनाया। देखिए द कांग्रेस इलेक्टेड मिसेज सोनिया देयर लीडर, तो कांग्रेस ने आपको मिसेज सोनिया को अपना नेता चुना है। यहाँ देखिए अपॉइंट हो गया, कॉल हो गया, चूज हो गया, कंसिडर हो गया, CONSIDER कंसिडर हो गया, इलेक्ट हो गया, ELECT इलेक्ट हो गया, फील FIL फील हो गया, फाइंड हो गया, FIND फाइंड हो गया, कीप हो गया, कीप हो गया, MEK मैक हो गया, NAME नेम हो गया, टैक हो गया और विश आदि सभी इनकम्प्लीट वर्ब। ये सभी क्या है, वो सभी आपको इनकम्प्लीट वर्ब हैं। अब यहाँ देखिए देखिए नोट में आप देखिए वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रीडिकेशन, तो आप देखिए नोट में देखिए वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रीडिकेशन को समझते हैं आखिर ये क्या होता है। नोट यहाँ देखिए वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रीडिकेशन, ऐसी वर्ब जो किसी दूसरे शब्द के बिना भी सब्जेक्ट को प्रीडिकेट कर ले उन्हें वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रीडिकेशन कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, यहाँ गो वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रीडिकेशन है क्योंकि आई गो के भी अर्थ बनते हैं, क्योंकि आई गो के भी आपको अर्थ बनते हैं। अब आते हैं आपको अगला यहाँ पर आपको टॉपिक है काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स भी आपको दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मोडाल्स वर्ब। तो आप समझते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को समझते हैं। देखिए वाक्यों में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग हो सके उसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो वाक्यों में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग हो सके उसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन्हें एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, इन्हें आपको एक्सिलरी वर्ब या असिस्टेंट वर्ब भी कहा जाता है, या आपको एक्सिलरी वर्ब या असिस्टेंट वर्ब भी कहा जाता है। ये वर्ब आपको मेन वर्ब की हेल्प करते समय यह स्पष्ट नहीं कर पाती है कार्य किस ढंग या तौर तरीके अथवा रीति रिवाज से हो रहा है। ये वर्ब इस तथ्य को प्रकट नहीं कर पाती कि वाक्य में आदेश दिए गए हैं या अनुमति ली गई है। तो ये तो सब्जेक्ट के वचन लिंग और सब्जेक्ट, ये तो आपको सब्जेक्ट के वचन लिंग और सब्जेक्ट किस प्रोनाउन या पर्सन किस प्रोनाउन का पर्सन है आदि बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखती है और ग्रामर के नियमों का पालन करती वाक्य में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण कर लेती है। ये वर्ब आपको हैं, ये देखिए आपको बी इज एम आर वाज वर बीन हो गया, डू डज डिड हो गया, हैव हैज हैड हो गया, सेल शुड हो गया, विल वुड हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा आपके यहाँ पर चलते हैं मॉडल्स वर्ब्स में चलते हैं। देखिए कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट नीड नट हो गया, डेयर नट हो गया, यूज टू हो गया, आउट टू हो गया, साथ कार्य देखिए यूज टू हो गया। ये सभी आपको मॉडल्स वर्ब के अंतर्गत आते हैं। देखिए वाक्यों में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, मेन वर्ब की हेल्प करने के साथ साथ कार्य के ढंग मैटर अवस्था प्रवृत्ति कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट करे मॉडल्स कराती है। अब यहाँ पर आपको देखिए तो आपको देखिए जो वाक्य में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए साथ साथ कार्य के ढंग मतलब मैनर अंग्रेजी में बोलते अवस्था प्रवृत्ति कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट कर मॉडल्स कराती है। अब यहाँ पर आपको यूज ऑफ इतिहास क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत यहाँ पे हम वर्ब का यूजेज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। यहाँ पर वर्ब का हम पार्ट 2 होगा और इसके अंतर्गत आज हम यूजेज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपको देखिए शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ पर देखिए पहला आपको है
अपोस्ट्रोफी एम इज इक्वल टू ए एम एम। अपोस्ट्रोफी एम जो है वो आपको होता है, इसका मतलब ये हो गया ए एम एम। अपोस्ट्रोफी एम मीन्स ए एम एम होता है, जो कि आई के साथ आता है। उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इज या एज, इज या हैज, एच एस हैज। तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब आपको होता है इज या हैज, और अपोस्ट्रोफी आर ई का मतलब होता है ए आर ई आर। तो अपोस्ट्रोफी आर का मतलब होता है ए आर ई आर। अपोस्ट्रोफी वी ई का मतलब आपको यहाँ पर होता है हैव। अपोस्ट्रोफी वी ई का मतलब आपको होता है हैव, एच बी हैव। अपोस्ट्रोफी डबल एल का मतलब होता है विल। तो अपोस्ट्रोफी डबल एल का मतलब आपको होता है विल, डब्ल्यू आई डबल एल विल। अपोस्ट्रोफी डी का मतलब आपको होता है वुड या हैड, डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड, या एच डी हैड। अब इसके बाद आप ये देखिए कि इज और आर निम्नलिखित नेगेटिव फॉर्म हो सकते हैं। इज और आर में देखिए नेगेटिव, ही इजेंट होगा, सी इजेंट हो गया, इट, इसमें तो कोई खास नहीं है। लेकिन इज के साथ जब नोट को लगाया जाता है तो इजेंट इसको पढ़ते हैं। इजेंट आरंट हो गया, मतलब अपोस्ट्रोफी आर प्लस आर, उसी में आपको ए आर एन, देखिए इजेंट को लिखते हैं आई एस एन अपोस्ट्रोफी टी। तो आई एस एन अपोस्ट्रोफी टी इज इक्वल टू इजेंट होगा, ए आर ई एन अपोस्ट्रोफी टी, यहाँ पर लिखा हुआ ए आर ई एन अपोस्ट्रोफी टी इज आरंट, उसको हम आरंट पढ़ते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर चलते आगे यहाँ पर आपको है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ आवश्यक बात इस प्रकार से है। तो पहला आपको यहाँ पर है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ आवश्यक बात इस प्रकार की, साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। तो साधारण अगर वाक्यों में ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो मेन वर्ब के पहले आती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको मेन वर्ब के पहले आती है। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये जो हर कोई जानता है। देखिए नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्य में यदि दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो नॉट का प्रयोग पहली हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपको है कि आपको नकारात्मक वाक्य में यदि दो हेल्पिंग वर्ब, नकारात्मक वाक्य में यदि दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो नॉट का प्रयोग पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। यदि कोई नकारात्मक वाक्य उसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसमें से आपको पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट का जो प्रयोग है वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होती है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले होता है। अब आगे देखिए विल शुड सेल, देखिए विल वुड सेल, इसमें आपको देखिए कि विल वुड सेल शुड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मोडास के रूप में भी कार्य करती है। तो विल वुड सेल शुड ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मोडाल्स के रूप में भी कार्य करती है। मतलब विल वुड सेल शुड जो है वो आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो साथ साथ है ही, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करती है और मोडाल्स के रूप में भी कार्य करती है। एक्टिव वॉइस में वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब टू बी के बाद क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में जो आपके यहाँ पर है उसमें वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब टू बी के बाद आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल मतलब मेन वर्ब आपको हो गया, मेन वर्ब आपको हो गया गो के साथ आईएनजी लगाए तो मतलब गोइंग आपको हो गया, ही इज गोइंग टू स्कूल। पैसिव वॉइस में टू बी के बाद हमेशा वर्ब्स की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की टू बी फॉर्म के साथ बाद आपको थर्ड फॉर्म का मतलब भीतरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैनी बुक्स आर स्टोरन एवरी डे। अब यहाँ पर देखिए मैं आर टू बी मतलब ये आर जो आर होता है वो आपको टू बी का फॉर्म होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं मैनी बुक्स आर
टू बी मैनी बुक्स आर स्टोलन एवरी डे। तो मैनी बुक्स आर स्टोलन, यहाँ पर देखिए ए आर के बाद आपको V3 स्टोलन, आपको V3 है STOLEN, ये आपको V3 हो गया। यही कहा गया है कि आपको पैसिव वर्ब में टू बी के बाद V3 का प्रयोग मैन, पैसिव वर्ब में टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मैन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा V3 जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और लेकिन एक्टिव वॉइस में टू बी के बाद आपको मैन वर्ब का मैन वर्ब के साथ ING जो बोलते हैं मतलब V4 का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए आपको कि डू के सभी रूपों में, डू के सभी रूपों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डू के जितने भी रूप हैं मतलब डू डज डिड है, इन सभी के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे सी डज नॉट राइट टू मी, वह मुझे पत्र नहीं लिखता है, सॉरी सी डज नॉट राइट टू मी, वह मुझे वो नहीं लिखता है। सी डजंट राइट टू मी। दे डोंट मेक एनी मिस्टेक, वे लोग कोई गलती नहीं करते हैं। दे डोंट मेक एनी मिस्टेक। ही डिडंट कम हियर, वे यहाँ नहीं आए। ही डिडंट कम हियर, आपको हैव के सभी रूपों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए हैव के सभी रूपों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ आपको राम हैज़ रीच्ड द कंक्लूजन आई हैव डन इट। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब्स के बाद मैन वर्ब की किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब टू बी, हैव और डू का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में किया जाता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब टू बी और हैव और डू का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। हेल्पिंग मतलब कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो टू बी है मतलब इज एम आर आपको हो गया, बी बीन बींग आपको हो गया। उसके बाद हैव और डू का जो प्रयोग होता है वो आपको मैन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन के अनुसार बदलती रहती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपको होता है वह सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार हमेशा सब नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलती रहती है। अब देखिए हैज, अब यहाँ पर आपको है क्या है मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। कि अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं मैन वर्ब, मैन या INPRINCIPAL प्रिंसिपल वर्ब। देखिए जो वर्ब एक्शन को प्रकट करे उसको मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं। जो वर्ब एक्शन को प्रकट करे उसे मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे राम टाइप्ड ए लेटर, राम पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। ही टीचेज इन ए स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाता है। द पैकेज वाज मेल्ड बाय हर, पैकेज को आपको उसके द्वारा मेल किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक्सरी वर्ब या जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक्सरी वर्ब का प्रयोग मैन वर्ब के साथ दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में होता है। एक्सरी वर्ब का जो प्रयोग है वह मैन वर्ब के साथ दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में होता है। तो यानी कि एक्सरी वर्ब मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है वह मैन वर्ब के साथ दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में आपको होता है। इससे आगे आपके यहाँ पर चलते हैं। इससे आगे आपके यहाँ पर है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि देखिए एक्सरी वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ आपको है कि एक्सरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैन वर्ब के साथ साथ दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में होता है। जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आपको पहला एग्जाम्पल याद है कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो आपको यहाँ पर वो फुटबॉल खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे एक वो मैन वर्ब के साथ दो या दो से अधिक, हेल्पिंग मैन वर्ब के साथ दो या दो से अधिक के रूप में आप। अब आगे आपको है कि यहाँ पर है लिंकिंग वर्ब्स। सी नंबर आपके यहाँ पर आपका है लिंकिंग वर्ब्स को हम समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए जो वर्ब कंडीशन अथवा स्टेट प्रकट करे, जो वर्ब कंडीशन अथवा स्टेट को प्रकट करे मतलब अवस्था को प्रकट करे, लिंकिंग आपको उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए लिंकिंग वर्ब का प्रयोग एक शब्द के रूप में होता है। ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग आपको एक शब्द के रूप में होता है। ये आपका टू बी, जैसे कि आपको टू बी, फील, appear, appear, look, sound, act, become, grow, etc। तो जो वर्ब कंडीशन अथवा स्टेट प्रकट करे, जो वर्ब कंडीशन अथवा स्टेट प्रकट करे, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग एक शब्द के रूप में होता है। ये वर्ब आपको टू बी, फील, appear, look, sound, set, become, grow, etc। आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पर आपको देखिए
ये भी टू बी की फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। दे लुक हैप्पी, वे लोग पर्सन दिखते हैं, दे लुक हैप्पी। यहाँ पर लुक आपको लिंकिंग वर्ब हो गया। ही फील्स हेल्पलेस, वो आपको हेल्पलेस लाचार महसूस करता है, आपको वो लाचार महसूस करता है, वो लाचार है। आपको कहीं फील्स हेल्पलेस, यहाँ पर जो आप फील से देख ले वो आपको लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब आपको क्या, माई फ्रेंड अपीयर डिस्टर्ब, मेरा जो दोस्त है वो परेशान प्रतीत होता है, तो ये भी आपको लिंकिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ देखिए कॉजेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, जो कि आपको कॉजेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, यानी कि प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, उसको देखिए। यदि विशेष यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ देखिए अधिविशेष वर्ब जैसे कि गेट, कॉज, मेक, हेल्प और हैव। गेट, कॉज, मेक, हेल्प और हैव को वाक्य का अर्थ प्रकट करने वाले मुख्य वर्ब के इससे पहले लगा दिया जाए। आप देखिए अधिविशेष वर्ब जैसे गेट, कॉज, मेक, हेल्प और हैव को वाक्य अर्थ प्रकट करने वाले मुख्य वर्ब से पहले लगा दिया जाए, पहले लगाए तो ये वर्ब उस वाक्य को प्रेरणार्थक वाक्य बना देती है। ऐसे वाक्यों में काम करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो छिपा रहता है। इस प्रकार से पांच पांच वर्ब वाक्य की वर्ब को पॉजिटिव वर्ब में बदल देती है। तो पॉजिटिव वर्ब तो आपको CAUSATIV पॉजिटिव वर्ब्स मीन्स कि आपको प्रेरणात्मक क्रिया है जिसको हिंदी बोले, तो वह वर्ब देखिए आदि विशेष वजह से आपको हो गया गेट, कॉज, मेक, हेल्प और हैव। गेट, कॉज, मेक, हेल्प और हैव को वाक्य का अर्थ प्रकट करने वाले मुख्य वर्ब के पहले लगा देते हैं, तो ये वर्ब उस वाक्य को प्रेरणात्मक वाक्य में बदल देती है। ऐसे वाक्यों में काम करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होता है जो छिपा रहता है। इस प्रकार से पांच वर्ब वाक्य की वर्ब को पॉजिटिव वर्ब्स में बदल देती है। जैसे कि आप देखिए आई सेल फिनिश दिस वर्क, आई सेल फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम समाप्त कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस आपको यहाँ पर है कि पहला सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आई सेल हैव फिनिश, सॉरी यहाँ पर आई सेल फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम समाप्त कर दूंगा। इसमें कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको इसी का इस तरह से अगर बोले हम आई सेल हैव दिस वर्क फिनिशेड, आई सेल हैव दिस वर्क फिनिशेड, इसका ये मतलब मैं यह काम समाप्त करवा दूंगा। देखिए आई सेल हैव, जब सेल के साथ आपको हैव हम जोड़ दिए तो इसका ये मतलब है कि मैं यह काम समाप्त करवा दूंगा। आई शैल हैव दिस वर्क फिनिशेड, आई शैल हैव दिस वर्क फिनिशेड। तो पहला जो सेंटेंस ए नंबर में था उसमें था कि मैं यह काम समाप्त कर दूंगा, था आई शैल फिनिश दिस वर्क। लेकिन जब हम शैल के बाद हैव को जोड़ते हैं, जब हम सेल के बाद हैव को जोड़ते हैं तो आई सेल हैव दिस वर्क फिनिशेड हो जाएगा, मैं यह काम समाप्त करवा दूंगा। अब देखिए प्रेरणार्थक वाक्य बनाने के लिए याद रखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में आपको ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। गेट और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करें, बहुत अच्छा। गेट और हैव, देखिए गेट और हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके इस पॉजिटिव वर्ब के अंतर्गत। मैक और हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, मैक और हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर होगा इस पॉजिटिव क्रिया में ही आपको। कॉज और के साथ देखिए कॉज के साथ CAUSE, कॉज के साथ टू इन्फिनिटी का प्रयोग करें। टू इन्फिनिटी मतलब 2+V1 का प्रयोग करें। किसी दूसरे से कोई काम करवाने के अर्थ में, ये सभी किसी दूसरे से कोई काम करवाने के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिए आपको टू हैव समथिंग, देखिए टू हैव समथिंग डन बाय समवन एल्स के अर्थ को प्रकट करने के लिए हैव था गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टू हैव समथिंग डन बाय समवन एल्स, किसी के द्वारा कोई काम करवाने के लिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए हैव था गेट के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए गेट अथवा हैव के रूप को वाक्य के टेंस के अनुसार बदल दिया जाता है। तो गेट अथवा हैव के जो रूप होते हैं उनको वाक्य के जो टेंस होते हैं उसके अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको होती है। जैसे मैं देखिए आप आई गॉट दिस हाउस बिल्ट बाय हिम, आई गॉट दिस हाउस बिल्ट बाय हिम, मैंने यह घर उससे बनवाया। तो मैंने यह घर उससे बनवाया, ये मतलब है कि आई गॉट दिस हाउस बिल्ट बाय हिम। अब यहाँ देखिए आई गॉट दिस हाउस बिल्ट बाय हिम मतलब मैंने ये घर उससे बनवाया।
तो ही विल, अब आगे आपको देखिए ही विल हैव दिस, ही विल हैव दिस, ही विल हैव हिज हाउस वाइट वाश्ड, वाइट वाश, वो अपने घर की सफ़ेदी करवाएगा, वो अपने घर की सफ़ेदी करवाएगा। तो ही विल हैव, देखिए विल के साथ हैव को जोड़ दिया गया, तो ही विल हैव हिज हाउस वाइट वाश्ड, वाइट वाश, वो अपने घर की सफ़ेदी करवाएगा। आई गॉट द हाउस क्लियर्ड बाय हिम, आई गॉट द हाउस क्लियर, आई गॉट द हाउस क्लियर्ड बाय ही, मतलब मैंने उससे घर सफाई करवाई। आई गॉट द बाय क्लियर्ड बाय हिम, आई गॉट द हाउस क्लियर बाय ही, मैंने उससे घर की सफाई करवाई। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई गॉट द हाउस क्लीन बाय हिम, मैंने उससे घर की सफाई करवाई। इसमें हम थोड़ा सा ये जोड़ना चाहेंगे, आई गॉट द माई हाउस क्लीन बाय हिम, मैंने उससे अपने घर की सफाई करवाई। अब देखिए गेट दिस लेटर साइन बाय द प्रेसिडेंट, गेट दिस लेटर साइन बाय द प्रेसिडेंट, इस पत्र पर प्रधान जी के हस्ताक्षर करवाओ, इस पत्र पर प्रधान जी के हस्ताक्षर करवाओ। कि गेट दिस लेटर साइन बाय द प्रेसिडेंट, गेट दिस लेटर साइन बाय द प्रेसिडेंट, इस पत्र पर प्रधान जी के मतलब राष्ट्रपति जी के जो आपको उसका सिग्नेचर करवाओ, उसका हस्ताक्षर करवाओ। अब किसी आदमी से कोई काम करवाने कारण बनने के अर्थ में, किसी आदमी से कोई काम करवाने के कारण बनने के अर्थ में आपको इससे प्रयोग होता है। पहला यहाँ पर देखिए cause somebody, देखिए cause somebody to do something, cause somebody to do something, या किसी चीज़ के घटने का कारण बनने, cause something to happen, cause something to happen के अर्थ को प्रकट करने के लिए मैक तथा cause के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैक या cause के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर आपको किया जाता है। देखिए मैक तथा cause के रूप को वाक्य में टेंस के अनुसार बदल दिया जाता है, मैक या cause के रूप को वाक्य में टेंस के अनुसार आपको बदल दिया जाता है। तो मैक या कॉज के रूप में वाक्य में टेंस के अनुसार बदल जाता है। ध्यान रखिए कॉज के साथ टू प्लस इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार आपको होगा, सब्जेक्ट प्लस मैक या नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब V1 जैसे बोलते वो आपको होगा, या आप इसी भी बोल सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट प्लस कॉज प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस 2 प्लस V1 आपको होगा। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है कि he made me do all the sums, he made me do all the sums, he made me do all the sums, उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए, उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए। यहाँ पर जो आप देखिए ही आपको सब्जेक्ट हो गया, काउज मेड यहाँ पर काउज हो गया, नाउन प्रोनाउन आपको यहाँ पर देखिए मी हो गया, टू आपको देखिए उसके बाद आपको 2 + V1 आपको यहाँ पर करना है। क्योंकि ये आपको मैड का सेंटेंस आ रहा है, तो कॉज का देखते हैं मैक में हो गया, मैड आपको यहाँ पर मैक आपको की जगह पर आ गया, नाउन प्रोनाउन यहाँ पर आपको मी आ गया, उसके बाद देखिए वर्ब की फॉर्म आपको वर्ब की पहली फॉर्म आपको डू आ गया, बाकी आपको अदर्स आपको यहाँ पर आ गया जो है। अब यहाँ पर देखिए चूँकि ही मैड मी डू ऑल द सम, ही मैड मी डू ऑल द सम्स का मतलब होगा उसने मुझसे सारे काम करवाए, उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए। ही मैड मी डू ऑल द सम्स, ही मैड मी डू ऑल द सम्स मतलब उसने मुझे सारे प्रश्न करवाए। ऐसे ही बोलेंगे कि ही मैड मी ऑल द वर्क्स, ही मेड मी ऑल द वर्क, उसने मुझसे सारे काम करवाए। अब देखिए ही कॉज मी, आपको दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है, तो ही कॉज मी टू डू ऑल द सम्स, ही कॉज मी टू डू ऑल द सम्स का मतलब हो गया और उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए, उसने मुझसे सारे प्रश्न हल करवाए, आपको यहाँ पर हो गया। अब आगे यहाँ पर तीसरा सेंटेंस है कि आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। ही काउज हर टू स्लीप, उसने उसे रुला दिया। ही काउज हर टू वीप, देखिए उस वीप मतलब रोना होता है, सॉरी। तो ही काउज हर टू वीप का मतलब तो उसने उसे रुला दिया, उसने उसे क्या कर दिया, रुला दिया। अब यहाँ पर आगे आपको है कंजुगेशन और ऑफ वर्ब्स, सातवां टॉपिक आपके यहाँ पर कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स आपके यहाँ पर है। कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स आपके यहाँ पर देखते हैं क्या है, देखिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स टेंस के अनुसार फॉर्म, देखिए टेंस के अनुसार
फॉर्म्स बदलने के आधार पर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, इसे कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स कहते हैं। तो टेंस के अनुसार टेंस के अनुसार फॉर्म्स बदलने के आधार पर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, इसे कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट टेंस हो गया, थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल अंग्रेजी इस प्रकार होगा, तो PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्या होता है। देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर देखिए दीज आपको यहाँ पर रूल ये है कि देखिए दीज डेज एवरी डे और नाउ ए डेज के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि किस समय पर आती है। दीज डेज देखिए दीज डेज हो गया, एवरी डे हो गया और उसका नाउ नाउ ए डेज मतलब आजकल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सी कम्स इन टाइम, सी कम्स इन टाइम दीज डेज आज को समय पर आती है। सी ही गेट्स अप अर्ली नाउ ए डेज, ही गेट्स अप मतलब होता है वह सुबह सवेरे आज प्रतिदिन नहीं पीता हूँ। अब देखिए आदत या हैबिट प्रकट करने में भी ही ड्रिंक्स डेली, वह प्रतिदिन पीता है। वी गो फॉर ए वॉक डेली, हम लोग प्रतिदिन टहलने जाते हैं। अब आगे देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ या विश्वव्यापक सच्चाई बताने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस ही आते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आपको चक्कर लगाती है या घूमती है। अब देखिए इसके बाद देखिए दिन में आपको कि मोडास के साथ मोडास के बाद भी आपको भी वन अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू विल डू इट, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। हमेशा आपको जो आदेशात्मक वाक्य होता है हमेशा सत्य बोलो, सत्य बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब आगे आपको देखिए डू डज डिड वाले वाक्य में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। सी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है। राम डिड नॉट फिनिश ही जो होमवर्क, राम ने अपना गृह कार्य ये नहीं पूरा किया। आपको आगे देखिए टू के बाद वर्ब की पहली अवस्था या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब सी वांट्स टू लिव हियर, वह यहाँ पर आना चाहती है। यू हैव टू गो नाउ, यू हैव टू गो नो, तुम्हें अब जाना जाना होगा, तुम्हें अब जाना है। देखिए तो यू हैव टू गो नाउ, यू हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब जाना है। अब देखिए लेट आज्ञा, देखिए लेट आपको देखिए इसका अगला नियम आपके यहाँ पर है कि लेट आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, संबोधन आदि वाले वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे कि आप देखिए लेट अस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। लेट अस गो, चलो वहाँ चलते हैं। लेट अस प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं। आगे फिर आपको यहाँ पर है कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग देखिए यहाँ पर। सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको सेकंड फॉर्म के प्रयोग का ये आपको पहला रूल आपको यहाँ देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात V2 का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल 1 देखिए यहाँ पर। जिन वाक्यों में यस्टरडे हो उनमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में आपको यस्टरडे हो तो उनमें क्या होता है, उनमें आपको सेकंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है, V2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही टॉट मी ए लेसन यस्टरडे, उसने कल मुझे एक पाठ पढ़ाया, पाठ सिखाया। ही टॉट मी ए लेसन यस्टरडे। सी कैम हियर यस्टरडे, वह कर यहाँ आई। सी कैम हियर यस्टरडे, वह कर यहाँ आई। फिर आपको आगे है कि लास्ट यहाँ पर आपको देखिए कि देखिए लास्ट वाले वाक्यों में आपके यहाँ पर कि लास्ट वाले वाक्यों में सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे सी कैम लास्ट लेट नाइट, सी कैम लेट लास्ट नाइट, वह पिछली रात मतलब पिछली रात देर से आई, वह पिछली रात देर से आई। अब देखिए लास्ट वालों में लास्ट और यस्टरडे में V2 का प्रयोग होता है। एगो एगो मतलब पहले अभी जिसे कहते उसमें भी V2 का प्रयोग होता है। एगो वाले वाक्यों में V2 लगती है मतलब सेकंड फॉर्म लगती है। ही मेट मी लॉन्ग एगो, वह मुझे बहुत बहुत पहले एक साधु जो तो वह इस शहर में आता था, पहले गया
साल पहले ही जा चुका है। अब देखिए माई एल्डर ब्रदर डाइड 3 ईयर्स एगो, ये सब जितने भी आपको एगो हो गया, लेटर हो गया, सॉरी एगो हो गया, लास्ट हो गया, इस तरह इसमें आपको भी टू प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर एज सून एज वाले वाक्यों में भी टू ही प्रयोग होता है, जैसे कि एज सून एज आई रिच्ड होम द ट्रेन स्टॉपेड। एज सून एज आई रिच्ड होम द ट्रेन स्टॉपेड, जैसे ही मैं घर पहुंचा गाड़ी रुक गई, मतलब रेन रुक गई, मतलब बारिश रुक गई। एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। यदि पास्ट में दो काम हुए हैं तो बाद वाले काम के लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो जैसे कि यदि पास्ट में दो दो काम हुए हैं तो यदि पास्ट में दो काम हुए हैं तो बाद वाले काम के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम, यदि पास्ट में दो काम आपको हुए हैं तो सेकंड जो यदि पास्ट में दो काम हुए हैं तो बाद वाले काम के लिए आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको ये देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई थी। यहाँ पे ये ध्यान रखा जाए, जो काम पहले होता है उसमें आपको एच ए डी हैड का प्रयोग किया जाता है, और जो काम उसके बाद में होता है उसमें आपको वी टू का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे यहाँ पे आपको है कि स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी छूट गई थी, स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी छूट गई थी। जो आपको गाड़ी छूटने का काम आपको पहले हुआ, आपको यहाँ देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर गया या रोगी मर चुका था। अभी देखिए मर चुका था, यहाँ पर आपको रोगी मरने का पहले हुआ, पेशेंट बाद में, आपके यहाँ डॉक्टर बाद में आया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। अब यहाँ पर आपको ये देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर आपको ही, देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग हैज हैव, आपको थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल को यहाँ पे देखिए, पास्ट पार्टिसिपल देखिए हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य काम फिनिश किया, गृह कार्य फिनिश किया मतलब किया उसको। ही हैज़ प्लेड द गेम, उस वह खेल खेला, ही हैज़ प्लेड द गेम मतलब वह खेल खेला, वह उसने खेल लिया। ही हैड ऑन द मैच, वह गेम जीत के, ही हैड ऑन द मैच, वह गेम जीत गया। दे हैव अराइव्ड हियर, वे लोग यहाँ आए हैं। दे हैव अराइव्ड हियर। अब देखिए पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। द रिवर इज बीइंग क्रॉस्ड बाय देम, द रिवर इज बीइंग क्रॉस्ड बाय देम, नदियों को उनके द्वारा क्रॉस किया गया, पार किया गया। ए कार हैज बीन बाउट बाय अस, एक कार को हम लोगों के द्वारा खरीदा गया। देखिए यहाँ पर द प्ले वाज लाइक इट बाय और, द प्ले वाज नाटक को सभी के द्वारा पसंद किया गया था। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का देखिए पैसिव वॉइस को छोड़कर वर्ब टू बी, मतलब वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर वाज वर बी बीन। तो बी बीन आपको वर्ब टू बी देखिए, जब कभी भी आपको वर्ब टू बी बुलाए, टी ओ टू बी ई बी बुलाए टू बी के साथ, इसका ये मतलब होता है कि उसमें इस टू बी में आपको इज एम आर वाज वर और बीन बी डबल ई बी ई बी और बीन बी डबल ई एन बीन, ये सभी छुपा हुआ है। वर्ब टू बी का मतलब ये सभी उसमें छुपा हुआ है, टू बी में छुपा हुआ है के साथ आपको वर्ब आईएनजी प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है। दे आर क्रॉसिंग द रिवर, वे लोग नदी पार कर रहे हैं। सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी। दे वर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे थे। अब जिन वाक्यों में बीन के साथ सिंस या फोर का प्रयोग हो तो वर्ब प्लस आईएनजी प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में आपको बीन के साथ सिंस या फोर का प्रयोग हो तो उसमें आपको वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो जिन वाक्यों आपको बीन के साथ सिंस या फोर का प्रयोग हो तो उसमें क्या होता है, जिन वाक्यों जिन वाक्यों में आपको बीन के साथ सिंस या फोर का प्रयोग हो, सिंस या फोर का प्रयोग हो तो उसमें वर्ब प्लस आईएनजी प्रयोग होता है। जैसे कि आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूँ। तो राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा है, राम सुबह से खेल रहा है। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा देखिए, रूप के आधार पर वर्ब को 3 भागों में बांटा गया, रूप के आधार पर वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जब देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदला जाता है तो इनके रूप में कुछ परिवर्तन होता है। जहाँ कुछ वर्ब में तो सिर्फ उनके अंदर के वॉवेल्स बदलते हैं, वही अन्य वर्ब्स में अलग से नए अक्षर जुड़ जाते हैं। देखिए इस प्रकार जिस विधि में वर्ब की फॉर्म्स बदलती है उसके अनुसार वर्ब को 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब, उसके देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब, दूसरा वीक वर्ब और तीसरा मिक्स्ड वर्ब। अब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है, देखिए
verbs from their past tense by changing in the inside vowel of their present tense without adding ed और डी और टी टू द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में आपको इसमें ई डी और टी का नहीं जुड़ा जाता है, और बल्कि ये जो कोई शब्द मान लीजिए जो है शब्द है उसके अंदर में आपको परिवर्तित हो जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड या थर्ड फॉर्म बदला जाता है तो इनके अंदर इनके सिर्फ अंदर के वॉवेल्स बदलते हैं, ऐसी वर्ब के साथ अन्य किसी प्रकार का अक्षर नहीं लगते। जिससे इस प्रकार की वर्ब देखिए, इस प्रकार की वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि बिगिन, जैसे आपके यहाँ देखिए बिगिन आपको हो गया BEGIN, बिगिन हो गया। बिगिन का आपको यहाँ पे देखिए बिगिन आपको हो गया, फिर आपको बिगन हो गया, फिर आपको बिगन हो गया। तो BEGAN बिगन आपको फिर यहाँ पर बिगन BEGUN बिगन। कम हो गया, कैम हो गया, कम हो गया, देखिए कम कैम कम हो गया। तो ये सभी अंदर में यही परिवर्तित हो रहा है। जैसे कम का कैम हो गया CAME कैम। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर CAME कैम देखिए, वो इसका भावल ही परिवर्तित हो रहा है, बाकी कोई बाहर में परिवर्तित नहीं होता। मतलब शब्दों के अंदर में जो परिवर्तन होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं। अब देखिए बिना कुछ में ED और डी और टी का प्रयोग नहीं होता है उसमें। अब आगे यहाँ पर RANG रिंग, देखिए रिंग का होता है रैंग, RANG रैंग, और रंग आपको होता है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिगिन जो आपको होगा V1 हो गया, बिगन BEGAN जो आपके यहाँ पर अंतिम देखिए इसमें जुड़ा हुआ देख रहे हैं BEGAN मतलब यहाँ पर आप समझिए BEGAN मतलब आपको V2 हो गया, और BEGUN आपको V3 आपको होगा। उसी तरह से कम आपको V1 हो गया, कैम V2 हो गया, CAME कैम V2 हो गया, और COME कम आपको यहाँ पर V3 होगा। RING रिंग आपको V1 हो गया, RANG रैंग आपको V2 हो गया, और RUNG रंग आपको भी। तो एक ऐसे भी आपको टिक कर सकते हैं। क्या देखिए आपको ए जिसके बीच में आएगा, मतलब जब कोई भाव का बीच में परिवर्तन होकर ए बन जाएगा तो वो आपको V2 होता है, और जब यू बन जाएगा तो आपको V3 होता है। एक टिक मान सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देखिए आपको बिगिन आपको यहाँ पर देखिए BEGAN, यहाँ पर देखिए बिगन में देखिए पहला V1 क्या था, BEGIN था। तो BEGIN जो था वो आपको V1 था। अगर देखिए यहाँ पर क्या V2 जो बनता है वो BEGAN, देखिए यहाँ पर BEGAN, मतलब जब आई भावेल जो आई था उसको आई ए बदल जाए तो ए जो बदल जाता है तो वो आपको V2 होता है। जब वही यही आई जो है यू बदल जाएगा तो आपको V3 हो जाएगा। तो बस इतना तक ठीक था कि यदि ए होगा बीच भावेल बदल जाएगा, भी उसके कोई भी शब्द के बीच में अगर बदल कर ए हो जाता है तो वह V2 हो जाएगा, और कोई भी शब्द बदल कर आपको यू में आ जाता है तो वह V3 आपको हो जाएगा। तो V3 आपको हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपको है देखिए, चूँकि वीक वर्ब्स को समझते हैं कि आखिर ये वीक वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए वीक वर्ब, देखिए वीक वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ed और टी टू द प्रेजेंट विथ और विदाउट चेंज ऑफ वर्ब इन द बॉडी ऑफ द वर्ड। देखिए शब्दों के अंदर में जो आपको वॉवेल होता है उसमें बिना कोई परिवर्तन के जब आपको शब्द अपने अंतिम में ईडी और डी और टी को जो लेते हैं या जोड़ लेते हैं तो उसको आपको वीक वर्ब्स कहते हैं। ये वर्ब्स देखिए, जब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बदला जाता है तो इनके अंदर के वॉवेल्स को बदले या ना बदले, परंतु वर्ब्स के साथ अन अक्षर जैसे ई डी और टी आदि जो लगते हैं, इस प्रकार की वर्ब्स को वीक वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि ब्रिंग आपको देखिए, ब्रिंग का आपको होता है ब्राउट, देखिए ब्राउट BROUGHT ब्राउट, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, ब्राउट हो गया। लाफ्ट LAUGHT लाफ्ट, लीव लेफ्ट ETC। अब देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बदला जाता है तो कुछ वर्ब अपने अंदर के वॉवेल्स में कटौती करके फर्स्ट बदलती, इस प्रकार की वर्ब्स भी आपको वीक वर्ब्स कहते हैं, वीक वर्ब्स का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बताया जाता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बताया जाता है तो कुछ वर्ब अपने अंदर के वॉवेल्स में कटौती करते हैं, उसको भी वीक वर्ब्स भी कहते हैं। जब कोई वर्ब अपने अंदर जब कोई वर्ब आपको जो होता है अपने वर्ब्स के शब्दों के अंत में, अपने वर्ब्स के अंत में ईडी डी और टी को जोड़ता है तो उसको भी वीक वर्ब कहते हैं। जब कोई वर्ब्स जो आपको अपने शब्दों के अंदर वॉवेल्स
वर्ड्स की कटौती कर दो, मतलब कोई वॉवेल मान लीजिए ई है वो उसमें से हट गया, कट गया, तो उसको भी हम वीक वर्ब कहते हैं। जैसे कि आपको फीड हो गया, तो फीड को हम फैड बोलते हैं। देखिए एफ डबल ई डी फीड होता है, तो इसमें 2 वॉवेल ई डबल ई है, मतलब 2 वॉवेल्स है यहाँ पे, एक ही वॉवेल है, दो दो एक ही वॉवेल आपको 2 बार आ रहा है। जैसे एफ डबल ई डी फीड हो गया, उसका जो आपको V2 बनेगा वो एफ ई डी फैड हो जाएगा, और V3 भी आपको एफ ई डी फैड हो जाएगा। जैसे कि आपको देखिए मीट आपको हो गया, एम डबल ई टी मीट आपको मतलब मिलना हो गया। अब देखिए मीट मतलब मिलना आपको हो गया, तो उसमें देखिए जब आपको V2 बनेगा तो MET मीट होगा, मतलब एक ई आपको गायब हो गया, और उसका V3 भी आपको MET मैट हो जाएगा, एक एक आपको गायब हो गया। जैसे सूट मतलब आपको गोली मारना होता है, SHOOT सूट गोली मारना होता है। इसमें जो आपको SHOOT सूट गोली मारना, इसमें भी आपको देखिए 2 ओ है, मतलब ये 2 ओ है, एक ही वॉवेल 2 बार आ रहा है, मतलब आपको हो गया एक ही वॉवेल 2 बार आ रहा है। देखिए ओ 2 बार आ रहा है, लेकिन आपको इसका जब V2 और V3 बनेगा उसमें से एक ओ गायब हो जाएगा, तो SHOT और शॉट मतलब गोली मारा हो गया। अब यहाँ देखिए, अब तीसरा यहाँ पर देखिए, जब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बताया जाता है, तो कुछ वर्ब अपने अंदर ना तो किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति देती है, और ना ही अन्य किसी प्रकार के अक्षर इनके साथ लगते हैं, अर्थात इनकी तीनों फॉर्म एक समान रहती है। इस प्रकार की वर्ब को भी वीक वर्ब ही कहती है। जैसे कि पुट हो गया, PUT पुट, देखिए पुट आपको V1 V2 V3 एक ही जैसा रहता है, कट भी आपको एक ही जैसा रहता है, पुट 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 कर 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 कट COT कट। अब देखिए मिक्स वर्ब क्या होता है। मिक्स, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बताया जाता है, तो वर्ब वर्ब तो कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग और कुछ हद तक वीक वर्ब जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसी वर्ब को मिक्स वर्ब कहते हैं। जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड या थर्ड फॉर्म बताया जाता है, तो कुछ हद तक वो जो वर्ब होती है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब और कुछ हद तक वीक वर्ब का व्यवहार करती है, तो ऐसे वर्ब को मिक्स वर्ब कहते हैं। जैसे कि डू डिड डन आपको हो गया, तो डू डिड डन आपको हो गया। वेक मतलब आपको होता है जगना, वेक वॉक वॉक हो गया। इट इज़, अब देखिए यहाँ पर पहले आपको हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ देखिए जहाँ पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय एन नहीं जोड़ा जाता है, तब कि ये आपको यहाँ पर नियम है कि जहाँ पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय एन नहीं जोड़ा जाता है। तो अब देखिए आपको एन है, मतलब कि शब्दों के अंत में आपको पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि V3 में आपको V3 में जो आपको वर्ब्स होते हैं उसके अंत में एन नहीं जोड़ते हैं, उसकी हम चर्चा पर करेंगे।